मैंने एक्सपीरियंस किया कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है। इंजन चेक लाइट भी आ रही थी, बार बार वो फ्लैश हो रही थी। तो जैसे ही मैंने फ्यूल स्विच बटन को प्रेस किया, फ्यूल स्विच नहीं हुआ। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई ये गाड़ी की बैटरी का इशू है। ऐसा कोई इशू आपने फेस किया तो ये क्वालिटी कंट्रोल का इशू है। तो इसका जो पैकेज उन्होंने बनाया, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट। और वो कॉस्ट देख के मुझे समझ आया कि लोग मारुति की कार्स क्यों खरीदते हैं। रिसेंटली हमने अपनी टियागो का एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू बनाया था। ये मैडी की टाटा टियागो है, जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। उस टाइम तक कार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कोई मेजर इश्यू भी इसमें नहीं आया था। बट वेट, वी वर टू सून। तो अभी पूरी स्टोरी क्या हुई टियागो के साथ, वो मैडी आपको बताएगा। कुछ दिन पहले की बात है। हुआ क्या कि मैं सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो गाड़ी स्टार्ट की, निकल लिया। कुछ दूर जाके मुझे रुकना पड़ा, मुझे कुछ सामान लेना था वहाँ से। तो गाड़ी बंद की, सामान लिया। उसके बाद जब आके दोबारा गाड़ी स्टार्ट की ना, जैसे ही चलाना शुरू किया, मैंने एक्सपीरियंस किया कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है। जैसे फर्स्ट गियर लगाया तो 10 से ज़्यादा की स्पीड नहीं जा रही, जैसे सेकंड गियर लगाया तो 20 से ऊपर की स्पीड नहीं पकड़ रही, थर्ड गियर में 30-32 से ऊपर की स्पीड नहीं पकड़ रही। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने। मुझे लगा मे बी कोई माइनर सा इशू होगा, ढंग से स्टार्ट नहीं हुई होगी। मैंने गाड़ी बंद कर दी, 2 मिनट बंद रखी और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। हाँ, उसके साथ साथ ना इंजन चेक लाइट भी आ रही थी, बार बार वो फ्लैश हो रही थी। तो बंद की, 2 मिनट बाद चालू की, लगा था कि उसके बाद ठीक चलेगी, बट नहीं, फिर से सेम इशू था। स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी गाड़ी। अगर 4th-5th गियर तक भी लेके जा रहा हूँ ना, चल रही है, चलने को चल रही है, बट एक्सेलरेट करने में दिक्कत आ रही है। जैसे 5th गियर में भी 50-55 से ज़्यादा की स्पीड नहीं जा रही, वैसे वाला काम हो रहा था। बाकी सारी चीज़ें यूँ तो ठीक काम कर रही थी, जैसे ब्रेकिंग वगैरह सब हो रहा था, गियर शिफ्टिंग में ऐसा कोई जर्क वगैरह भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मे बी सीएनजी फ्यूल में कोई दिक्कत आ रही हो, पेट्रोल में स्विच करके देख लेता हूँ। तो जैसे ही फ्यूल स्विच बटन को मैंने प्रेस किया, फ्यूल स्विच नहीं हुआ। तो मैंने रिपीटेडली 2-4 बार फ्यूल स्विच बटन को थोड़ी डिस्टेंस पे प्रेस करने की कोशिश की कि फ्यूल स्विच हो जाए किसी तरह से। गाड़ी को बंद करके फिर से चालू करके दोबारा फ्यूल स्विच करने की कोशिश की, बट किसी भी तरीके से उस टाइम पे फ्यूल स्विच नहीं हुआ। तो ये 2 इश्यूज़ आए मेरे को उस दिन। एक तो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही थी, ठीक से एक्सेलरेट नहीं हो रही थी, और फ्यूल स्विच नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे करके उस दिन मैं ऑफिस तो पहुंच गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं शाम को निकलता हूँ, मुझे ये डाउट हो रहा था कि पता नहीं फिर से ठीक चलेगी या नहीं चलेगी। बट जैसे मैंने उस टाइम पे स्टार्ट की, शाम को ऑफिस से लेके निकला गाड़ी, तो ठीक चली। उस टाइम पे कोई इशू नहीं आया, फ्यूल स्विच भी हो रहा था और एक्सेलरेट भी ठीक से करी थी जैसे यूजुअली करती है। बट फिर भी मन में डाउट आ ही गया था, तो मैंने सोचा कि सर्विस सेंटर तो बाद में लेके जाऊंगा, पहले एक बार लोकल मैकेनिक से चेक करा लेता हूँ कि कोई ऐसा इशू ना हो, क्योंकि इंजन चेक लाइट तब भी आ रही थी। तो मैं लोकल मैकेनिक के पास लेके गया गाड़ी को। उन्होंने अपने लेवल पे गाड़ी को चेक किया, उन्हें कोई इशू नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो प्रॉपरली गाड़ी को यूएसबी वगैरह से कनेक्ट करके लैपटॉप में चेक करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है, वो बंदा उस टाइम पे उनके पास अवेलेबल नहीं था। वो कह रहे थे कि या तो आप कल तक का वेट कर लो या फिर आप इसे सर्विस सेंटर में दिखा लेना, अगर ये इशू बार बार आ रहा है तो। हाँ, उन्होंने भी एक हिंट मुझे दिया था कि ये गाड़ी की बैटरी का भी इशू हो सकता है। तो वैसे तो उस दिन के बाद ठीक चली गाड़ी, और कुछ दिन के बाद मुझे सर्विस वैसे भी करानी ही थी गाड़ी की। तो मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर ले गया। सर्विस सेंटर पर ले जाके जैसे ही मैंने उनको ये इशू बताया कि मैंने ये चीज़ फेस की थी गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई ये गाड़ी की बैटरी का इशू है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी ये दिक्कत आ रही है कि गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हुई ठीक से। एक ही बार आई थी वैसे मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि और भी कस्टमर्स ने ऐसा इशू फेस किया है कि ठीक से एक्सेलरेट नहीं हो रही, और जो फ्यूल स्विच बटन है वो तो मे बी ख़राब हो गया हो, इस वजह से दिक्कत आई हो। जो उन्होंने बाद में चेक भी किया तो वो अंडर वारंटी चेंज भी हो गया, उसमें वैसे दिक्कत आ रही। तो बैटरी का इशू उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आप अगर 2 दिन के लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी रख सकते हैं, तो बैटरी अंडर वारंटी है, वो चेंज करा के दे देंगे। बट मैं गाड़ी वहाँ पर इतने टाइम के लिए खड़ी नहीं रख सकता था। तो मैंने कहा आप मुझे बता दो प्रोसेस क्या है, जो भी नियर सर्विस सेंटर होगा मैं वहाँ पे जाके अपने आप चेंज करा लूँगा। तो यार मुझे गाड़ी लिया अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, और इसकी बैटरी ने दम तोड़ दिया। इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक तो ये मज़ा ख़राब कर देती है एक नई गाड़ी का। दूसरा, ये सीएनजी फ्यूल स्विच वाला बटन वो भी ख़राब हो गया था। ऐसे में मान लो अगर गाड़ी की सीएनजी ही ख़त्म हो जाती और ये उस टाइम पर पेट्रोल पर स्विच ना होती, तब क्या होता, फिर हो सकता है गाड़ी स्टार्ट ही ना होती, ये भी एक दिक्कत हो सकती थी। वो तो थैंकफुली दोनों चीज़ें वारंटी में चेंज हो गई, और सही टाइम पे ऐसा कुछ फेस किया मैंने, जिसकी वजह से टाइम से चेंज हो पाई दोनों ही चीज़ें। क्योंकि एक तो वारंटी जो बैटरी की थी वो 1.5 साल की थी, जिसमें सिर्फ 20 ही दिन बचे थे। तो टाइम से वो चीज़ चेंज हो गई, वो अच्छा रहा। तो यार वो तो ठीक है कि वारंटी में चेंज हो गई दोनों चीज़ें,
लेकिन इनकन्वीनियंस तो हो ही जाता है ना, एक कस्टमर के तौर पे देखे तो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग हो जाता है। और फिर कुछ भी हुआ, चाहे वारंटी में चेंज हुई, मेरे ज़्यादा पैसे नहीं लगे, जो प्रोसेस थी मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, लेकिन मुझे धक्के तो खाने पड़े। मेरे को 2 दिन तक जाना पड़ा, एक दिन सर्विस सेंटर में लगा, मेरा पूरा दिन गया वहाँ पे सर्विस सेंटर पे। उसके बाद दोबारा मुझे बैटरी रिप्लेस करने के लिए जाना पड़ा, वहाँ भी मेरे 2 घंटे के आसपास का टाइम लग गया। तो यार ये परेशानी तो हो ही जाती है इन सब चीज़ों में। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि अगर नई की नई गाड़ी में आपको बैटरी में इशू आ रहा है या ऐसा कोई इशू आपने फेस किया, तो ये क्वालिटी कंट्रोल का इशू है जो टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी चेंज कराने की क्या प्रोसेस थी। वैसे तो वो लोग कह रहे थे कि अगर आप यहीं पे खड़ी रख दो 2 दिन के लिए तो हम अपने आप चेंज करा के देंगे आपको, उसमें आपको कोई हसल नहीं करना पड़ेगा। बट क्योंकि मेरी डेली रनिंग रहती है कार की, मुझे ज़रूरत रहती है और घर पे भी नीड पड़ जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लेवल पे ही करा लूँगा, मैं खड़ी नहीं रख सकता था वहाँ पे गाड़ी। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि क्या क्या चाहिए। मेरी थी एक्साइड की बैटरी, हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड ये चीज़ डिफ़र हो सकती है। एक्साइड की बैटरी में उन्होंने कहा कि मेरे पास होनी चाहिए आरसी, और उसके साथ साथ जो मेरा करंट इंश्योरेंस प्लान है उसकी कॉपी, कार का जॉब कार्ड होता है जो सर्विस सेंटर वाले हमें बना के देते हैं वो। ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जिसे लेके मैं एक्साइड के किसी भी सर्विस सेंटर पे जा सकता था, और वो बैटरी को चेक करके कि बैटरी में इशू है या नहीं, अंडर वारंटी उसे चेंज कर देंगे। तो जो भी मेरा नियरेस्ट एक्साइड का शोरूम था, एक्साइड का सर्विस सेंटर, वहाँ पे मैं गया, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं लेके गया, और उन्होंने विदिन 1.5 आवर ये पहले तो बैटरी को चेक किया अपने लेवल पे। शुरू में तो उनको कोई इशू नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 3-4 टेस्ट के बाद उन्हें फाइनली पता चला कि इशू क्या था। इशू ये था कि गाड़ी स्टार्ट करते टाइम जितनी वोल्टेज गाड़ी को चाहिए होती है, मिनिमम 9 वोल्ट्स की वोल्टेज इस साइज़ की कार को चाहिए होती है, वो प्रोड्यूस नहीं करके दे रही थी, और वो बैटरी सिर्फ 6 या 7 वोल्ट्स ही प्रोड्यूस कर पा रही थी। तो ये इशू था बैटरी का, जो उन्हें पता चला मल्टीपल टेस्ट्स के बाद, और उसके बाद उन्होंने बैटरी को चेंज कर दिया अंडर वारंटी। मुझे सिर्फ 200 रुपये लेबर चार्ज वहाँ पर देना पड़ा। अब बात करते हैं टाटा के सबसे बड़े मुद्दे की, सर्विस कॉस्ट। टाटा की टियागो जो है ना, एक एंट्री लेवल कार है। लोअर मिडिल क्लास का बंदा लेने की सोचता है इस कार को, जिन्हें चाहिए लो मेंटेनेंस कॉस्ट। बट यार जब मैं इस गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गया, ये इस गाड़ी की 4th सर्विस थी जिसमें मुझे फुल कॉस्ट पड़ना था। 3rd सर्विस तक लेबर चार्ज फ्री रहता है, तो 4th सर्विस इसकी एक्चुअल वो सर्विस थी जिसमें मुझे पता चलता है कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो इसका जो पैकेज उन्होंने बनाया कि क्या कॉस्ट आने वाला है सर्विस का, आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट। और वो कॉस्ट देख के मुझे समझ आया यार कि लोग मारुति की कार्स क्यों खरीदते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस एडवाइजर ने क्या क्या बताया था कि गाड़ी में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज, सर्विस किट चेंज, कार की लुब्रिकेशन, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, एयर इंटेक क्लीनर, एसी और हीटर के वेंट्स की क्लींजिंग, सस्पेंशन की लुब्रिकेशन, फ्यूल इंजेक्टर्स की क्लीनिंग। इन सब का टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट उन्होंने मुझे बना के दिया 14,000 के अराउंड। या 14,000 कॉस्ट इतनी छोटी सी कार का, यानी कि एक तरह से देखे तो पर किलोमीटर ये 1 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। तो यार ये जो सर्विस कॉस्ट उन्होंने मुझे बना के दिया ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी बहुत कार एक्सपर्टीज़ का यूज़ किया और थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी यूज़ किया, और देखा कि कार में इस टाइम पे क्या क्या नेसेसरी होना चाहिए। तो जो चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं थी उस टाइम पे, वो मैंने वहाँ से हटवा दी। फॉर एग्जांपल मैंने व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट वहाँ से नहीं कराया, 1-2 छोटी मोटी चीज़ें और वहाँ से रिमूव कराई, जिसके बाद भी मेरा लास्ट फाइनल जो इसका सर्विस का कॉस्ट था वो भी 11,000 प्लस का ही था, जो स्टिल इस लेवल की कार के लिए काफ़ी ज़्यादा है। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप सर्विस सेंटर से ना करा के आप बाहर से कहीं से भी करा लें, कोई भी अपने आसपास का अच्छा सा सेंटर चूज़ करके, क्योंकि ये आपको काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा। सर्विस सेंटर वाले हमेशा ट्राई करेंगे कि आप वहीं से कराएं, वो उनकी मार्केटिंग टैक्टिक होती है कि वो ये कहेंगे कि बाहर वाले इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना हम आपको करके देंगे, बट ये ऑलमोस्ट सेम ही बात रहती है, चाहे आप बाहर से कराएं चाहे वहाँ से, और कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ से भी कम आ जाता है। तो अगर यार इस साइज़ की गाड़ी की सर्विस के लिए मैं इतना कॉस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैंने यूँ ही सोचा कि हैरियर और सफारी की सर्विस कितने की पड़ती होगी। तो वो उन्होंने बताया कि 35 से 40 हज़ार के आसपास उनकी सर्विस कॉस्ट आती है। तो भाइयों ये थी मैडी की आप बीती टियागो के बारे में। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप या तो कमेंट में डाल सकते हैं या फिर नीचे दी गई मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू देना, तो भी आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।